सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का शब्द रूपों की कक्षा में स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। हम सभी शब्द रूपों को पढ़ रहे थे। विगत कक्षा में हमने राम शब्द को पढ़ा। शब्द रूप कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। इसके साथ में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शब्द रूपों को पूछा जाता है। राम शब्द को पढ़ते समय हमने यह देखा कि किस प्रकार से मूल शब्द वो राम है और राम मूल शब्द के द्वारा सु और जस आदि जो प्रत्यय है, जिनको सुबंत कहा जाता है, उनकी सहायता से हम राम है राम और रामा पद बनाते हैं। मैंने आपको कहा था कि संस्कृत, पूरे समग्र संस्कृत में अपदम न प्रयुंजीत, पद का ही प्रयोग करना है। किसी भी मूल शब्द का साक्षात प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम राम साक्षात प्रयोग नहीं कर सकते इस शब्द का। हमें राम है या 21 ये जो पद बनते हैं 7 विभक्तियों में, उनका ही हमें प्रयोग करना है। विद्यार्थियों, आज हम सभी कवि शब्द पढ़ेंगे। कवि शब्द को आप इस तालिका में देख लीजिएगा कि कवि शब्द है। कवि शब्द भी सु और जस आदि प्रत्ययों से मिलकर बने होते हैं। आपको समझ में आ गया? क्योंकि जितने भी शब्द रूप होते हैं वो सु और जस आदि की सहायता से ही बनाए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इधर विभक्तियां लिखी हुई है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सभी विभक्तियां हैं। और उसके बाद में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सभी कवि के रूप इस प्रकार चलेंगे। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के एक वचन में चलते हैं, जो मूल शब्द कवि है और सु प्रत्यय से बनता है। इसमें क्या होता है, सु प्रत्यय लगता है और सु का यहाँ पर रुत्व विसर्ग होकर के बनता है कवि। एक बात आप में स्पष्ट कर दूं विद्यार्थियों, याद रखिएगा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में प्रायः विसर्ग आता है। रामः, कविः, हरिः, समझ में आ गया। पर एक जगह विसर्ग नहीं आता है। वो विसर्ग कहाँ नहीं आता है? एक तो हलंत के बाद में कभी विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना। हलंत के बाद में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ, जैसे नदी, अब नदी, नद्यौ, नद्य है, वहां पे नदी के अंदर आप विसर्ग नहीं कर सकते, ठीक है। एक सूत्र है, उसके माध्यम से जैसे आ जाए, ई आ जाए, इन सब के बाद में विसर्ग नहीं होता है। इनको छोड़ करके, दीर्घ वाले शब्दों को छोड़ करके, हलंत को छोड़ करके आपको सब जगह विसर्ग लगाना है। तो कवि इकारांत ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग होगा। क्या होगा? कवि ही। अब चलते हैं द्विवचन में, कवि प्लस औ है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आपको, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सु औ जस अम औट शस में पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। पूर्व सवर्ण का मतलब क्या होता है? जैसे राम कवि प्लस औ है, तो कवि का जो ई है और औ है, ई तो हो गया पूर्व में, कवि का ई पूर्व में, औ है वो पर में, तो ई और औ मिला करके पूर्व में कौन है? ई है, वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो कवि प्लस औ है, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है सूत्र लगेगा। वो क्या कहता है कि सु और जस अम ओट शस में इधर अक का कोई भी वर्ण हो, ए ई उ री री का कोई सा भी वर्ण हो, और उसके बाद में ए ई उ री री ए ओ ऐ औ मतलब अच का कोई सा भी अक्षर हो, तो दोनों को मिला के हमें क्या करना है? पूर्व सवर्ण दीर्घ करना है। ये तो सामान्य सा नियम समझो। आप नियम में नहीं उलझना चाहते हो तो आपको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करता हूं। कवि प्लस औ है। अब कवि में जो ई है वो अक में आता है, ए ई आ गया। उसके बाद में औ है, वो प्रत्यय का है, तो ई और औ इन दोनों में पूर्व कौन है? ई है, तो ई और औ इन दोनों को हटा करके वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा। तो सवर्ण दीर्घ होकर के कवि ऐसा बन जाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों क्या होता है, आगे कवि शब्द के बहुवचन में चलते हैं। अब कवि शब्द के बहुवचन में क्या बनता है? कवयः बनता है। क्या बनता है? कवयः।
कवयः क्यों बना? वहां पे तो आप रामाहा बना रहे थे, इसलिए बना। कवि प्लस जस प्रत्यय होता है, जस में से बचता है अस। क्या बचता है? अस बचता है। उसके बाद में एक सूत्र है जसीच। सूत्र का नाम क्या है? जसीच। जसीच सूत्र कहता है कि ह्रस्व अंत हो और जस प्रत्यय हो तो वहां पे गुण हो जाता है। अब कवि का ई है वो ह्रस्व है, इसलिए जसीच। आप इन नियमों को अच्छे से समझो। जहां जहां जस होगा वहां पे ह्रस्व के जो भी अक्षर है उसका गुण हो जाएगा। तो कवि का गुण क्या हो गया? कवे हो गया। जस का क्या बसा? अस बच गया और अयादि संधि होके कवयस। स का यहाँ पर क्या हो जाता है? रुत्व विसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार से कवि प्लस अम प्रत्यय है और अमी पूर्व नाम का सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। अब कवि में जो वी में जो ई है, अम का जो ए है, इन दोनों में पूर्व कौन है? ई है ना, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो वी का ई और अम का ए, वी बन गया। क्या बन गया? कवि। कवि है, यहाँ पे औट प्रत्यय होता है, औट में टै की संज्ञा होके लोप हो जाता है। आप इतना ही समझो। अब आता है कवीन। अब कवीन में यहाँ पे शस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों? शस प्रत्यय है। शस में से अस बच गया तो कवि प्लस अस बच गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र है, वो सु और जस अम और शस में लगता है, तो कवि का ई अक में आता है और शस का जो अस है वो ए किस में आता है? वो अच में आता है। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो कवि प्लस अस का दीर्घ क्या होगा? कवीस, ऐसा बन गया। ठीक है। अब आपको एक नियम बताता हूं। पुल्लिंग शब्दों में शस का जो स है उसका न होता है। सस का जो स है उसका क्या होता है? न। केवल पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। अब कवि शब्द तो पुल्लिंग है, इसलिए स का क्या हो जाता है? न। तो क्या बनेगा? कवीन, ऐसा बन जाता है। उसके बाद में देखो क्या है? तृतीया एक वचन में टा प्रत्यय होता है। मैंने पिछले रामायण में एक सूत्र बताया था, उसमें बताया था टा की जगह इन हो जाता है यदि शब्द के अंत में ए अंत में हो। अब कवि में ए तो अंत में है नहीं, तो वो जो राम शब्द में हमने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो नहीं होगी। तो कवि में ई है, ए नहीं है, इसलिए इसका दूसरा ही सिस्टम होता है। तो क्या होगा? अब देखो आपको बता दूं कि ये क्या है? ह्रस्व ई पुल्लिंग में उसको घी संज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? घी संज्ञा बोला जाता है। और जहां पर घी संज्ञा हो जाती है वहां पे क्या हो जाता है? आ का ना हो जाता है। तो कवि शब्द है, कवि का ई ह्रस्व पुल्लिंग है, इसलिए घी संज्ञक हो गया। घी एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, आप इन चीजों में ज्यादा मत उलझो, आप तो नॉर्मल सा समझ लो। जैसे कवि है, अब हरि है, हरि में भी क्या है? ई ह्रस्व है, इसलिए घी संज्ञा हो जाती है। और जहां पे ह्रस्व ई रहे, पुल्लिंग रहे, वहां पे आ का क्या हो जाएगा? ना। तो टा में से आ बचा, नहीं तो इन कर देते यदि ह्रस्व ए होता तो आ की जगह ना हो गया, कवि ना बन गया। समझ में आ गया? भ्याम में कवि प्लस भ्याम मिला देंगे, कवि भ्याम बन जाएगा। अब यहां पर सुफिज सूत्र लगेगा ही नहीं, क्योंकि अकार अंत नहीं है। राम में तो अकार अंत में था, इसलिए रामाभ्याम बना दिया। कवि में ई अंत में है, इसलिए यहाँ पे सुफिज सूत्र लगेगा नहीं। क्या बन जाएगा? कविभ्याम। उसी प्रकार कवि भी में कवि शब्द भिस प्रत्यय, सैकारुत्व विसर्ग, कवि भी बन गया। अब अतो भिस ऐसे क्यों नहीं लगेगा? रामई ही बनाया था, पर यहाँ पे ऐसे इसलिए क्योंकि अतो भिस ऐस केवल ए अंत में रहे तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब कवि में ई अंत में है, राम में तो ए अंत में था, इसलिए अतो भिस ऐस लगा दिया था। विद्यार्थियों आगे आता है चतुर्थी एक वचन, इसमें बनता है कवये। आप देखिए इस तालिका के अंदर कवि प्लस गे प्रत्यय होता है। गे में से बचता है ए। गे में से क्या बचता है विद्यार्थियों? ए बचता है। अब एक सूत्र है घेरंगीति। जहां जहां पे घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा कहां पर होती है? ह्रस्व ई और ह्रस्व उ यदि पुल्लिंग में रहे तो वहां पे होती है। तो घी संज्ञा तो हो गई, क्योंकि कवि शब्द तो पुल्लिंग है। अब घेरंगीति सूत्र क्या करेगा? जहां जहां पर ग की संज्ञा होगी वहां पे गुण हो जाएगा। अब यहां पर कवि प्लस गे है, गे में ग की संज्ञा हो गई, तो इसलिए क्या होगा? ग की संज्ञा होगी, इसलिए गीत हो गया। तो कवि में ई है, उसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो क्या बना? कवे प्लस ए, ये अयादि संधि होगी, तो क्या बन गया? कवये बन गया। कविभ्याम बिल्कुल ऊपर वाली की तरह कविभ्य बन गया। अब आगे क्या है? आगे बनता है कवेह बनता है। ठीक है, अब कवेह में गसी प्रत्यय है।
ए अंत में नहीं है इसलिए आत आदेश नहीं करेंगे। अब गसी प्रत्यय है, गीत है, इसलिए क्या होगा, घेरंगीति सूत्र से गुण करेंगे। तो कवि गसी में से बचता है अस, तो कवि प्लस अस, ठीक है। अब ये घीसंज्ञक ह्रस्व है, ई पुल्लिंग है, इसलिए क्या होगा, घेरंगीति सूत्र से गुण हो जाएगा। तो क्या बना, कवे प्लस अस बन गया। क्या बन गया, कवे प्लस अस। अब एक यहाँ पर सूत्र है गसी गसोश्च। ये सूत्र क्या बोलता है कि जहां पे घीसंज्ञा हो रखी है और वहां पे गसी प्रत्यय और गस प्रत्यय है, एंग के बाद में, देखो एंग का मतलब क्या होता है, ए के बाद में, ओ के बाद में गसी और गस प्रत्यय है, तो वहां पे आपको क्या करना है, पूर्व रूप करना है। क्या करना है, पूर्व रूप। तो स्थिति क्या आ गई, कवे प्लस अस, ठीक है। अब यहाँ पे ए के बाद में गसी का अस है, गसी का क्या है यहाँ पर अस है, तो ए पूर्व है, अस का ए है वो पर है, तो दोनों को मिला के पूर्व में क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर कवे स बन गया, स का रुत्व विसर्ग हो गया, क्या बनेगा, कवेह बन गया। उसके बाद में कवेह, कविभ्याम, कविभ्य बिल्कुल समान रूप बनेंगे, भ्याम प्रत्यय बचा हुआ है। उसके बाद में आगे क्या है, गस प्रत्यय में देख लो। अब यहाँ पर भी गस का से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा विद्यार्थियों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में ए अंत में नहीं है, ठीक है। तो कवि शब्द गस प्रत्यय, गस में से बच गया, अस बच गया, ठीक है। अब ये गीत है और घीसंज्ञक है, इसलिए घेरंगीति सूत्र से गुण हो गया। तो क्या बना, कवे प्लस अस, ठीक है। अब गसी गसोष्ट सूत्र क्या बोलता है, ए के बाद में गसी गस का कोई भी वर्ण आ जाए तो पूर्व रूप कर दो। अब कवे का ए पड़ा है और गस का अस पड़ा है, तो ए और ए मिलके पूर्व रूप क्या बनेगा, ए बन जाएगा। तो क्या बनेगा, कवेश स का हो गया रुत्व विसर्ग। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो क्या है, षष्ठी द्विवचन में कवि प्लस ओस प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय आता है, ओस, सीधा सा बन जाएगा ओस। अब ओस में क्या होगा, इको, इको यणची नाम का सूत्र है, कवि का ई और ओस का ओ, ओस स्वर में आता है, तो ई की जगह क्या हो गया, यह आदेश हो गया। तो क्या बना, कै वह में से है निकल गया, तो वह आधा बचा, कै वह यो स का हो गया रुत्व विसर्ग। तो क्या बन गया, कव्यो हो बन गया। आपके समझ में आ गया। और कवि नाम कैसे बनेगा, कवि नाम में कवि शब्द आम प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद में ह्रस्व नद्यापो नुट नाम का सूत्र है, वो क्या बोलता है, कहीं पर ह्रस्व रहे, नदी संज्ञक ई और आ रहे, तो वहां पे नुट का आगम हो जाएगा। ह्रस्व ई है इसलिए नुट का आगम, नुट में से न बच गया, तो कवि आधा न और आम मिला दिया, कवि नाम। नामी सूत्र नाम परे रहते ह्रस्व को दीर्घ कर देता है, तो क्या बन गया, कवि नाम बन गया। कितने सरल है। उसके बाद में कवौ, अब सप्तमी एक वचन में कवौ बनता है, ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों बनता है मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, कवि शब्द घी प्रत्यय होता है। एक सूत्र है अच्छ घे नाम का सूत्र, साधारण सा सूत्र क्या बोलता है, ये बोलता है ई और ऊ के बाद में, ह्रस्व ई और ऊ के बाद में गी आ जाता है, तो गी को तो क्या करना है आपको, औत आदेश करना है। क्या करना है, औत, पूरे गी की जगह औ कर दो, और वो जो ई है उसकी जगह क्या कर दो, ए कर दो। ये क्या बोलता है, ई और ऊ के बाद में, किसी शब्द के अंत में ई और ऊ के अंत में यदि घी आ जाता है तो घी को तो बना दो औ, और ई और ऊ का बना दो ए, ठीक है। तो कवि में ई का ए बन गया, कै वह और औत पड़ा है, दीर्घ वृद्धि कर देंगे तो क्या बन गया, कवौ बन गया। बहुत सरल रूप सिद्धि है। कव्यो हो आप बिल्कुल ऊपर की तरह बना लोगे। कविशु, कवि शब्द सु प्रत्यय है, ठीक है, और आदेश प्रत्यय सूत्र से स का शु बना दो, क्या बन गया, कविशु बन गया। इसी प्रकार हे कवे बनता है। अब देखो हे कवे कैसे बनता है, कवि शब्द है और संबोधन में इसमें सु प्रत्यय होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, सूत्र है एक संबुद्धौच, उस सूत्र से क्या होगा, अब ह्रस्व जहां जहां पे होता है वहां पे क्या हो जाता है, उसका गुण हो जाता है। तो हे हरे के अंदर क्या हो जाएगा कि उस संबुद्धि के अंदर होने के कारण उसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, हे हरे बन जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार हे हरि, अब हे हरि में हरि प्लस औ प्रत्यय, प्रथम यो पूर्व सवर्ण सूत्र से दीर्घ हो गया, तो क्या बना, हे हरि बन गया। हे हरया है, हरि प्लस जस, जो प्रथमा विभक्ति में रूप बने थे समान ही बनेंगे। हे हरे में आपको ध्यान इतना ही रखना है कि हरि शब्द है और इसके बाद में सु प्रत्यय आएगा, तो संबोधन में एक सूत्र से ई का गुण ए हो जाता है और क्या बन जाता है, हे हरे, हे कवे बन जाता है। समझ में आ गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कवि शब्द, हमने सिर्फ कवि शब्द नहीं पढ़े, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द सभी पढ़ सकते हैं।
अब देखो, आपको मैंने बताया कि कवि शब्द जैसे बनते हैं उसी प्रकार आप हरि शब्द भी बना सकते हैं, क्योंकि हरि के अंत में ई अंत में होता है और हरि भी पुल्लिंग और कवि भी पुल्लिंग, तो हरि के रूप कैसे बनेंगे? हरि ही हरि